नाइन्थ क्लास। अब हमारे इस फर्स्ट सेशन में जो चीज़ें बची हैं वो आज हमारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। लास्ट जो वीडियो बनाया था इस सेशन पे, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी एक्टिविटीज़ से इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे हमारा क्लाइमेट भी कितना चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मफुल रेडिएशंस। आपको पता है जो सन से हमारे अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एनवायरनमेंट में आती है उसको कौन रोकता है? उसको हमारी ओजोन लेयर जो है वो पृथ्वी पे आने से रोकती है। वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है हमारी ओजोन गैस से बनी होती है। दिस लेयर इन द एटमोसफियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि ओजोन लेयर एटमोसफियर में हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। अब हम ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। जैसे हम लोग की डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स में जैसे कूलेंट्स होते हैं, हम क्लीनिंग के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स में जो कूलेंट्स यूज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट में जो हमारे अपर लेयर में ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर देती हैं। ठीक है, तो जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे, जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाली जो गैसेस हैं वो सारी हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारी ओजोन लेयर में होल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, होल्स बन रहे हैं, मीन्स छेद बन रहे हैं उसमें, जिसकी वजह से जो सन से आने वाली रेज हैं वो उन छेदों से डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में जो एंटर करती है और हमें काफ़ी सारी जैसे स्किन प्रॉब्लम्स या स्किन से रिलेटेड जैसे कैंसर्स होते हैं वो हमारे को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं और फिर एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करके हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो डायरेक्टली हमें ही अफेक्ट करती हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचुरल डिज़ास्टर्स। आपने कई तरह के डिज़ास्टर्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, तो ये सब नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं। अब आर actions in exploiting natural resources for building structures such as large dams building sometimes aggravates the impact of natural calamities and disasters। तो जो हम लोग की वही सेम चीज़ की जो हम लोग की एक्टिविटीज़ हैं कि हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नेचुरल क्लाइमिटीज़ और साथ के साथ फ्लड्स आना, अर्थक्वेक आना, लैंडस्लाइड्स होना, स्टॉर्म्स आना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अनयूजुअली होने लगती हैं, होती हैं। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है इसी नेचुरल डिज़ास्टर में कि हम एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट हमारा सेफ हो, हमारा जो है एनवायरनमेंट हम डिस्ट्रॉय ना करें। तो उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर लोगों को जागरूक होंगे कि किस तरह से हम जो क्रियाकलाप करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो उसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो वो ना करें। ठीक है, तो हम जैसे हम अर्थ डे भी मनाते हैं, एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, तो उसमें हम लोग भी खुद एजुकेट होते हैं ना स्कूल्स में, और आगे फर्दर हम अपने पेरेंट्स को, नेबर्स को, भाई बहन को भी एजुकेट करते हैं कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका बिल्कुल सही से रहना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट जो है वो मायने कितना ये रखता है। तो एजुकेशन हम दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ें करें और क्या ना करें एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, जैसे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। आजकल तो हम ये करने लग गए ना कि जब भी किसी का बर्थडे होता है तो हम एक पेड़ जो है वो अब उस टाइम उगाते हैं। हो रहा है ना आजकल, और कई पंचायतों में भी ऐसा ही हो रहा है। तो काफ़ी हम एजुकेट हो रहे हैं, और हम अपने, आपने देखा स्कूल कैंपस में हर रोज़ सब क्लासेस में कंपटीशन चलता है कि हर एक क्लास में कितने, कौन सबसे ज़्यादा जो है वो प्लांट्स जो है उगाएगा, कितने ज़्यादा हर एक क्लास के बाहर जो है वो प्लांट्स होंगे। तो ये सब एजुकेशन ही है ना हम लोग की, हमें थोड़ा हम अवेयर हो रहे हैं कि जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारा, ये वन ऑफ द थिंग है ना, कि एक प्लांट का ही एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि कितनी ज़्यादा जो प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होंगे हमारे एनवायरनमेंट में, उतनी ज़्यादा हमारी एयर जो है वो साफ़ होगी। ठीक है, पॉल्यूट नहीं होगी, उतनी ज़्यादा हमारी एयर जो है वो बिल्कुल सांस लेने योग्य होगी। ओके, तो ये वन ऑफ द एजुकेशन है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। ओके, इसमें आ रहा है अब एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमें तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट,
दूसरा लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट और तीसरा है लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट। कहने का मतलब पहले तो हमें एनवायरनमेंट के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट है क्या, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। तो मतलब एनवायरनमेंट के बारे में जानना, एनवायरनमेंट से जानना, दूसरा क्या है एनवायरनमेंट के थ्रू जानना कि जैसे हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम प्लांट्स लगा रहे हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ लग रहे हैं, कब कौन सी चीज़ हमें कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, तो ये एनवायरनमेंट के थ्रू जो है वो हम सीख सकते हैं। तो हम तीसरी चीज़ क्या है कि लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, कि हमें एनवायरनमेंट के लिए सीखना भी है कि किस तरह से हम और क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, क्या एनहांस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, ये तो तीन चीज़ें हैं हमारी, लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट एंड लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यही है कि लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट में, लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट फोकसेस मेनली ऑन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड रिलेटेड इश्यूज। दूसरा जो बताया मैंने आपको लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट, उसमें इट रेफर्स टू द प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, मतलब जब हम कुछ चीज़ लर्निंग बाय डूइंग, कुछ चीज़ करके सीखते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कोई काम जो है अपना खुद से करके देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर बन करके हम हर एक चीज़ को जब देखते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलता है। ठीक है, तो हमें ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम कितना जो है एनवायरनमेंट को कम डैमेज कर सकें, वो हम सीखें। लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमारी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर्तव्य है अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो वो चीज़ें हम इसमें सीखते हैं लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट में। तो इसी कंसेप्ट में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। हमारे पास 3 R's हैं जो कि हम अगर डेली रूटीन में ऑप्ट करें तो हम एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। जैसे रिड्यूस, सबसे पहले रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को ना उतना ही यूज़ करें जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत है सिर्फ हम उतना ही यूज़ करें, हम एक्सेस में ना उसको यूज़ करें, उन चीज़ों को ना यूज़ करें जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो सोर्सेज होंगे वो कम यूज़ होंगे और जो है वेस्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, और आगे जो हमारी जनरेशन्स आ रही हैं उनके लिए भी वो चीज़ बची रहेगी। ठीक है, अब जैसे इसमें बताया है कि वन एंड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ अननेसेसरी आइटम्स वाइल शॉपिंग, बाय आइटम्स विद मिनिमम पैकेजिंग, अवॉइड बाइंग डिस्पोजेबल आइटम्स एंड ऑल्सो अवॉइड आस्किंग फॉर प्लास्टिक कैरी बैग्स, यूज़ योर ऑन रीयूजेबल क्लॉथ और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। अब देखो, हम बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम लोग खुद ही अपने घर से थैला लेके जाएं, ठीक है, तो वो हर बार क्या होगा कि अगर हम खुद ही अपने घर से थैला लेके जा रहे हैं तो जो हम दुकानदारों से हमें वहाँ पे उससे प्लास्टिक बैग्स नहीं लेने पड़ेंगे। जैसे हम लोग लेके जाते हैं ना, जब हम लोग घर से थैला नहीं लेके जाएंगे तो हम लोग शॉपकीपर को बोलेंगे तो हमारे घर में कितने सारे थैले इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो फालतू का रिसोर्स जो है हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम घर से एक बड़ा थैला ले जाते हैं, उसी में सारी वेजिटेबल्स ऐसे डलवा लेते हैं, तो क्या होगा, काफ़ी सारे 6-7 प्लास्टिक बैग जो हम एक साथ जो सब्जियों की शॉपिंग करते हैं उसमें बच सकते हैं। तो आप देख लो, लिफाफे बच सकते हैं। ठीक है, जो तो ज़रूरी सामान है वो तो पैकेजिंग में आएगा ही ना, बट जितना कम यूज़ करें अगर हम, तो उतना हम उस रिसोर्स को बचा सकते हैं। सेकंड है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को यूज़ किया उसके बाद उसका दोबारा इस्तेमाल अगर हम कर सकें। जैसे इसमें हमारे कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, बट हाँ उसका दोबारा यूज़ किया जा सकता है। बट हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग को तो काफ़ी आदत होती है किसी भी चीज़ को जब तक हम रीयूज़ ना कर लें, जब तक हमें लगे कि वो फेंकने लायक नहीं हो गया, तब तक हम फेंकते भी नहीं हैं। तो ये हम लोग की बहुत अच्छी हैबिट भी मैं कहूँगी है। तो रीयूज़ द मटेरियल फॉर अदर पर्पसेस, इसमें जो एग्जांपल दे रखा है वो ये दे रखा है कि अगर हमारी कोई शर्ट्स हैं या लेडी सूट्स हैं जो ख़राब हो गए या पहनने लायक नहीं है, तो हम उसका कहीं और जो है वो किसी रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ग्लाफ बना सकते हैं या जैसे हम पिलो कवर्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा हमारी जो चटाइयाँ रहती हैं कपड़े वाली, वो इसी तरह से ही बनती हैं ना, पुराने कपड़ों से ही बनती हैं, तो वो उस तरह की भी हम लोग बाहर बैठने के लिए बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तीसरा है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब कि जो चीज़ हमने यूज़ कर ली है उसी को उसी से
उसी से दोबारा कुछ और तरह की चीज़ बनाना, उसको रिसाइकिल करना। तो रिसाइकिल इज रीयूजिंग सम कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट दैट मे हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। रिसाइकलिंग हैज़ readily visible benefits such as conservation of resources, reduction in energy used during manufacture, and reducing pollution levels. Some materials such as aluminium and steel can be recycled many times. इसमें एक एग्जांपल बताया कि एल्युमिनियम और स्टील जो है वो उसको कई बार, एक बार नहीं कई बार रिसाइकिल हम कर सकते हैं। और जैसे इसमें बताया है मेटल है, हमारे पेपर हैं, ग्लास हैं, प्लास्टिक्स हैं, उनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। और प्लास्टिक की आइटम जो बिल्कुल टूट फूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनको हम नए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किचन का जो वेट वेस्ट होता है उसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि जितनी भी वेजिटेबल की जितने छिलके वगैरह आते हैं, अगर हम उसको सॉइल के नीचे दबा करके कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दें तो वो मैन्योर मीन्स खाद बन जाती है ना। तो हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसकी फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिससे कि वो उससे बनाया जा सकता है। टू डू दिस एवरी हाउस शुड सेग्रीगेट द वेस्ट इनटू वेट एंड ड्राई गार्बेज। अब हमारे को भी सरकार ने क्या है, दो तरह के डस्टबिन दिए हैं ना, एक येलो और एक ग्रीन। तो हम लोग अलग अलग रखते हैं अपने गार्बेज को, वेट वाला अलग रखते हैं और ड्राई वाला अलग रखते हैं। तो इसका एक पर्पस था, ठीक है। अब कई लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट इसका एक पर्पस था कि जो वेट गार्बेज है, जैसे उसमें किचन का वेस्ट आ जाएगा जितना भी, जैसे चाय पत्ती हो गई या जो भी हम लोग का वेजिटेबल से रिलेटेड जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो, तो उससे क्या कर सकते थे वो, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वेट गार्बेज को हमें अलग रखना चाहिए ड्राई गार्बेज से, ताकि जो वेट गार्बेज है उसको वर्मी कंपोस्ट का जो है प्रेपरेशन में उसको यूज़ किया जा सके। अब कई तरह के जो ड्राई गार्बेज होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं। तो अगर हम ड्राई में वेट डाल देंगे ना, तो ना तो उसकी वर्मी कंपोस्ट बनेगी और ना ही फिर उसको रिसाइकिल इजीली किया जा सकता है, ठीक है। फिर वो प्रॉपर वे में रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो अगर हम अलग अलग रखेंगे तो वेट गार्बेज का भी यूज़ कर सकते हैं हम कुछ रिसाइकिल करने के लिए, और ड्राई गार्बेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको रिसाइकिल करने के लिए, ठीक है। तो हमें इसीलिए दो दो डस्टबिन है जो वो हमें अलग दिए हुए हैं। सेवरल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैव रिसेंटली बीन मेड टू रिकवर मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है इंडस्ट्री से, उससे उसको भी कुछ मटेरियल रिकवर करने के लिए जो है उसको रिसाइकिल जो है वो किया जा रहा है। नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट शुड बी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल्स एंड दैट आर प्रॉपरली सील टू अवॉइड लीकेज एंड कॉन्टेमिनेशन ऑफ सराउंडिंग लैंड एंड ग्राउंड वाटर। वही बार बार बताया गया कि जैसे हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो उससे अगर नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट, अगर हम माना कि हमारे पास कोई ऐसा कूड़ा है जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल तो है, मतलब कि वो सिंपलर कॉम सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, बट उसको फेंकने से पहले हम ये देख लें कि नॉन टॉक्सिक, और वो फेंकना भी कहाँ है, डस्टबिन में ही, ठीक है। तो नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट को हम अलग कर लें। तो नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट शुड बी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड एंड अगर नॉन टॉक्सिक होगा तो उसको हम प्रॉपरली जो है कहीं पर अलग करने के बाद लैंडफिल्स में भी डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जांपल वेजिटेबल्स के छिलके जो हर रोज़ हमारे घर में जब खाना बनाते तो होते हैं, तो उसको हम अलग रख लें और उसको डस्टबिन में मिक्स ना करें, ठीक है, अलग रख लें। और अगर आपके आसपास कोई लैंडफिल है, कोई ज़मीन है, तो सॉइल के नीचे उसको दबा लें। और वो अगर नहीं भी आप उसको मैन्योर के रूप में यूज़ कर रहे हो ना, आप खेती बाड़ी नहीं भी कर रहे हो, तो भी क्या करेगी, उस सॉइल को वो फर्टिलाइज कर देगा, उस सॉइल की गुणवत्ता को वो चीज़ें बढ़ा देंगे और आपका अपना फेंकने का जो वेस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, और इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हम किस किस तरह से चीज़ों को रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकिल कर सकते हैं। अब देखो, रिड्यूस का मतलब हम कम चीज़ें यूज़ करें। जैसे कि अगर हम नोटबुक यूज़ कर रहे हैं तो पेपर फॉर ईच नोटबुक मीन्स कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री। कहने का मतलब अगर हम नोटबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो कागज़ है ना, कागज़ कहाँ से बनता है, पेड़ों से बनता है। तो कहने का मतलब एक पेड़ कटा है तब जाके हमारी ये नोटबुक जो है वो बनी है ना। तो जितना ज़्यादा हम जैसे हम लिखते हैं तो ज़्यादा स्पेसेस ना छोड़ें हम लिखते हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही कागज़ फाड़ फाड़ के डस्टबिन में डालें, तो वेस्टेज ना करें और उसका प्रॉपर जो स्पेसेस है हम ऐसे ही अगले पेज पे ना लिखें, हम उसका उस पेज का पूरा सही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम
ट्रीज़ को भी बचा सकते हैं। इस तरह से रोज़मर्रा में अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हम ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर कम कागज़ यूज़ करेंगे तो हमारे कम पेड़ कटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रीयूज़, मतलब यूज़ थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम। रीयूज़ का मतलब हम चीज़ों को बार बार यूज़ कर रहे हैं, लंबे समय तक के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि यूज़ किया और फेंक दिया। तो रीयूज़ मीन्स जैसे कि पेपर की दोनों साइड्स पे हम लिखें। ठीक है, हम अपनी पुरानी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, हम किसी को दे दें ताकि वो इस साल जो है उससे पढ़ ले, तो वो नए नोटबुक्स को नहीं खरीदेगा या फिर नई बुक्स को नहीं खरीदेगा, जिससे कि हमारा जो है कम बुक्स लगेंगी और कम पेड़ कटेंगे। मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें, सिंपल से एग्जांपल आपको दिए हैं जो आप लोग को समझ आ सके, आपसे रिलेटेड दिए हुए हैं। फिर है रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स यूज थिंग्स इन अ न्यू और डिफरेंट वेज। मतलब जैसे कि पेपर है, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है दोबारा से पेपर बनाने के लिए। जैसे हम पुराने पेपर हमारी रद्दी वाले ले जाते हैं ना, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं या फिर हमारी कॉपीज़ होती हैं पुराने साल की, तो वो ले जाते हैं और फिर उसे उन पेपर से क्या किया जाता है, दोबारा से नया पेपर तैयार किया जाता है। It is also used to make paper mac, which is composite material consisting of paper pieces or pulp, which is sometimes reinforced with textiles bound with an adhesive such as glue, starch or wallpaper paste. तो कई बारी पाइपर जिसको बोलते हैं पेपियर मैक भी बना सकते हैं। एक्चुअली ये ना एक तरह का कंपोजिट मटेरियल होता है, जैसे जो कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। कंपोजिट मटेरियल है जिसको कि कह लो कि पल्प की तरह है। कई बारी वो टेक्सटाइल्स जैसे कपड़ों वगैरह में यूज़ किया जाता है, ग्लू के रूप में, है ना, जो ग्लू होती है हमारी गोंद होती है, तो ग्लू के रूप में इसको एक एडहेसिव के रूप में यूज़ किया जाता है। स्टार्च या फिर वॉलपेपर जो पेस्ट होता है, वॉलपेपर चिपकते हैं ना हमारी दीवारों पे, तो उसका जो पेस्ट जो यूज़ किया जाता है उसके रूप में इस पल्प को यूज़ कर सकते हैं, जो पेपर पीसेस से बना होता है। तो आपने देखा कि हम अगर एक नोटबुक की बात करें तो हम उसका यूज़ मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और फिर रिसाइकिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्शन फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। हम क्या क्या ऐसा करें, बार बार आ रहा है, हम क्या क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। तो हम जो है खुद भी और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स को बता सकते हैं, उनको एनकरेज, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो अवॉइड करें और कुछ चीज़ें वो प्रेफरेबली करें हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। जैसे एयर पोल्यूशन के लिए हम अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम फालतू में जो कूड़ा जलाते हैं या फिर मटेरियल्स को बर्न करते हैं, या आपने देखा है कि दूसरी फसल उगाने के लिए पहली फसल का जो लेफ्ट आउट रहता है उसको हम जलाते हैं। तो अगर वो चीज़ें अगर हम अवॉइड कर सकें तो अवॉइड करनी चाहिए। प्रेफरेबली करना चाहिए, प्रेफरेबली करना चाहिए कि जैसे हम एयर कंडीशनर्स में जो यूजिंग नेचुरल वेंटिलेशन और फैंस इन प्लेस ऑफ एयर कंडीशनर्स की जगह अगर हम फैंस का यूज़ करें, या नेचुरल वेंटिलेशन मतलब कि अगर हम बाहर अपना खिड़की दरवाजे खुले रखें जाली वाला बंद करके, तो हमें प्रॉपर वेंटिलेशन वैसे भी कमरे में आ सकती है। तो नेचुरल वेंटिलेशन और फैंस का यूज़ कर सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स। सेकंड, अगर एनर्जी यूज़ की बात करें तो हम इलेक्ट्रिकल लाइट्स या अप्लाइंसेस को हमेशा जो है ऑन करके हमें नहीं रखना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी हम उसको ऑन करें, तब भी हम अपना एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं। और हम यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस एंड साइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं अगर अफोर्डेबल है। मीन्स अगर हमने पास में ही जाना है तो हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, दूर जाना है तो हम ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं जो इकट्ठे कई सारे लोगों को एक साथ ले जाती है तो उसका यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कार्स। जैसे हम इंडिविजुअली अपनी कार लेके जाते हैं, तो अगर एक ही जाना जा रहा है तो कितना मतलब कितने व्हीकल्स चलेंगे ना इस तरह से, और कितना धुआं होगा और कितना हमारा जो वेस्टेज होगा। तो यही बताया कि अगर एनर्जी सेव करनी है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और साइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कार्स। और हम सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी की जगह अगर हम सोलर पैनल्स लगा करके अपने वाटर को मतलब गर्म कर रहे हैं या किसी तरह से उसका यूज़ कर रहे हैं, सोलर लाइट का, सोलर एनर्जी का, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। तीसरी चीज़ आती है वाटर पोल्यूशन का। जैसे कि रिवर्स और लेक्स में हम कुछ भी ना फेंकें, कोई भी वेस्ट हम ना फेंकें, तो हम वाटर पोल्यूशन को बिल्कुल कम कर सकते हैं। और यूजिंग रिसाइकिल्ड वाटर और वाटर हार्वेस्टेड थ्रू रेन्स फॉर वाटरिंग गार्डन प्लांट्स। अब जैसे पानी को रिसाइकिल किया जाता है ना, तो हम रिसाइकल्ड वाटर का यूज़ करें, और जो रेन्स
जैसे बारिशें होती हैं तो हम उसका पानी कहीं बड़े टैंक में इकट्ठा कर लें और उस पानी को फिर अपने प्लांट्स वगैरह में पानी देने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम वेस्टेज होने से भी बचा सकते हैं। ठीक है। और फिर आता है वेस्ट। वेस्ट मीन्स कि जैसे हम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना बंद कर दें, जैसे हमारे हिमाचल में तो हम करते ही नहीं है ना। फिर प्रेफर का मतलब सेग्रीगेटिंग वेस्ट बिफोर थ्रोइंग सो दैट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्वेस्टेड। अब जब भी हम कुछ फेंक रहे हैं उससे पहले हम वेस्ट को अलग अलग कर लें। अब हम वेस्ट को अलग अलग कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे अभी वेट और ड्राई वेस्ट की हमने बात की ना, तो कुछ जो वेट हमारा गार्बेज उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने कंपोस्ट बनाया, और कुछ जो हमारे ड्राई वेस्ट होते हैं उसको रिसाइकिल्ड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है जो भी वेस्ट है हम उसको अलग अलग से रखें तो भी हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। फिर केमिकल्स इन फूड, जैसे हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस पूरे सेशन में बात करते आ रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ना केवल हमारे लैंड को, इवन हमारे वाटर को और एयर को, तीनों तरह के पोल्यूशन को जो है ये कोज करता है केमिकल, ये वाला पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। तो इसका हम कम इस्तेमाल करें, इसकी जगह हम नेचुरल जो हमारी कंपोस्ट है या मैन्योर जो हमने बनाई होती है उसका यूज़ करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अगर हम करें तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं और अपने आप को भी। अब जैसे यहाँ पे प्रेफरेबली हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे भी मैंने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं हम ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। फॉरेस्ट प्लांट्स, ओवर यूज़ ऑफ पेपर शुड बी अवॉइडेड। फालतू का जो हम पेपर वेस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको हल्का सा काट के दोबारा लिखने की बजाय अगर हम पूरा पेज ही फाड़ते जा रहे हैं तो फालतू का जो हम पेपर वेस्ट करते हैं ना, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। रीयूजिंग पेपर फॉर मेकिंग पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स, फिर हम और क्या कर सकते हैं कि पेपर का दोबारा दोबारा जो उसको रिसाइकिल करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे जो पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे भी हमने ऊपर बात की थी कि हम जो एक पल्प बना सकते हैं, पल्प बन जाता है जिसकी वजह से टेक्सटाइल्स और जो बाउंडिंग मटेरियल है जैसे कि ग्लू, स्टार्च है, वॉलपेपर के पेस्ट वगैरह के रूप में उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो रीयूज़ करना भी हमें आना चाहिए। फिर वाटर, ओवर यूज़ ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। आप देखो पानी का भी इस्तेमाल हमें उतना ही करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, बल्कि बचा के हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो हमें पानी की बहुत किल्लत होगी और पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ओवर यूज़ ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। आप ब्रश कर रहे हैं, आपका नल का ऐसे ही चला है, आपने ज़्यादा ही इतना एक बाल्टी पानी से कम आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 2 बाल्टी चाहिए या 1.5 चाहिए। तो पौनी बाल्टी से बहुत अच्छे से नहाया जा सकता है, आपको आना चाहिए। तो ओवर यूज़ ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड, राइट। रिड्यूसिंग वाटर यूज ड्यूरिंग बाथिंग बाय यूजिंग वाटर फिल्ड इन अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। मीन्स जैसे कि अगर हम एक बकेट पानी ही लेते हैं तो वो इनफ होता है नहाने के लिए, रादर कि हम शावर लें और शावर से फालतू का 1 घंटा जो हम नहाते रहें। ठीक है, तो इस तरह के हम जो डेली रूटीन के एक्शंस होते हैं वो अगर हम देखें कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या प्रेफरेबली करनी चाहिए, तो उससे हम एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन 1। बहुत लंबा सेशन रहा है, मेरे ख्याल से ये मेरा 4th वीडियो है आपके सेशन 1 के ऊपर। 4th है और वी कैन से 5th है, शायद 5th वीडियो है ये जो, क्योंकि 4 पहले बना चुके हैं हम, तो 5th वीडियो है आपका सेशन 1 के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी दे दिए थे व्हाट्सएप पे जो आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। तो ये एक्टिविटी तो हम अपने क्लासरूम में ही करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें हमने क्या नहीं किया है। What are the some of the environmental changes caused due to modern methods of agriculture? अब आप बताइए, बताओ कि आजकल जो हम मॉडर्न मेथड्स जो है यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के, उससे क्या एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं। जैसे केमिकल पोल्यूशन ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरनमेंट, लोअर एयर पोल्यूशन ड्यू टू क्रॉप्स, डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर के मॉडर्न मेथड्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सर्कल द बेस्ट आंसर। हाँ, इसमें आपने बेस्ट आंसर बताना है। एक्चुअली इसके 2 आंसर हो सकते थे बट हमें बेस्ट आंसर बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो इसमें यही है कि केमिकल पोल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ रहा है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। आजकल जो हमारे एग्रीकल्चर के मॉडर्न मेथड्स है उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, तो केमिकल पोल्यूशन हो रहा है। तो बेटा फर्स्ट का आंसर आएगा ए, केमिकल पोल्यूशन ड्यू टू फर्टिलाइजर्स।
सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व अवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। जो जो आपको लगती है वो सभी आपने चूज करनी है। अब हम अपना हेल्थ और एनवायरनमेंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ऑर्गेनिक क्रॉप्स उगा करके, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके, मैनेज वेस्ट वाटर, है ना। और चौथा क्या है, यूज़ मोर एयर कंडीशनिंग। देखो पहले तीन बिल्कुल सही है बट चौथा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हम, क्योंकि अगर हम एयर कंडीशनिंग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस बहुत ज़्यादा निकलेगी, ओजोन गैस हमारी सॉरी ओजोन जो लेयर है हमारी वो डिप्लीट हो रही है, उससे हमें कई तरह की स्किन डिजीजेज हो रही हैं, कई तरह की क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो फोर्थ वन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ बट पहले जो तीन है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट वाटर को हम मैनेज करके आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तीनों ही सही आंसर्स हैं, ए, बी और सी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, अ स्टील फैक्ट्री बर्न्स फायर वुड एंड चारकोल फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग द स्टील, व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। देखो एक स्टील फैक्ट्री है, उसमें फायरवुड जल रहा है, चारकोल जल रहा है, अब स्टील को हीट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, तो क्या क्या एनवायरनमेंट में पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जितने भी करेक्ट ऑप्शंस लग रहे हैं सबको चूज करना है। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, डिक्रीज इन एयर पोल्यूशन। ऑफ कोर्स जब आपकी फैक्ट्री से कोई चीज़ जल रही है तो धुआं बाहर निकलेगा, ठीक है। और चारकोल है और फायरवुड है, तो मतलब लकड़ी जल रही है और चारकोल जल रहा है तो धुआं तो निकलेगा, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ेगा और हमारा एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो इसके आंसर कौन से सही है, ए और सी। तो ए एंड सी इसके सही आंसर है। बाकी हमने शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन तो साथ के साथ सारे कर ही लिए हैं। तो आज आपने कोई भी शॉर्ट आंसर, हाँ आपने शॉर्ट आंसर में करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, एक आपने ये क्वेश्चन करना है आज के लिए। और आपने दूसरा क्वेश्चन जो करना है वो ये करना है, हाउ वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट। तो इसमें आपने तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी लिखनी है, लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट, और तीसरा पॉइंट लिखना है लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन ही बेटा आपने अभी करने हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन आप कर चुके। देखो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल वाले में आपने ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी हम कर सकते हैं वैसे, एक्शंस फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट, कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्शंस फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। तो इसमें जो जी सारा टेबल में दिया हुआ है आपका, ये हम यूज़ कर सकते हैं इसके आंसर के लिए। एक्शंस फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, एनर्जी यूज़, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट, केमिकल इन फूड, फॉरेस्ट प्लांट्स एंड वाटर। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं तीसरे क्वेश्चन में। फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस वो तो मैंने सब आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आ रहा है इसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग अंडर द 3 रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं, उसको हमने तीन जो दिए हुए कैटेगरीज है उसके अंदर क्लासीफाई करना है। जैसे सबसे पहले एयर है, एयर किस में आएगा, इनएग्जॉस्टिबल, रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल में। देखो एयर एग्जॉस्ट नहीं होती कभी, हमारे चारों तरफ हमेशा रहती है ना, तो ये आएगा इनएग्जॉस्टिबल में। आयरन जो है वो नॉन रीन्यूएबल में आएगा, सैंड जो है वो इनएग्जॉस्टिबल में आएगा, और जो पेट्रोलियम है वो भी नॉन रीन्यूएबल में आएगा। विंड हमारा इनएग्जॉस्टिबल में आएगा, क्ले को भी बहुत टाइम लगता है बनने में, तो ये भी नॉन रीन्यूएबल में आएगी। फिश रीन्यूएबल में आएगी, फॉरेस्ट भी रीन्यूएबल में आएगा, अगर हमने उसको पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट नहीं करा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने सिर्फ काटा ही है, तो वो दोबारा रीन्यू हो जाता है, तो फॉरेस्ट आएगा रीन्यूएबल में। और गोल्ड, पर्ल्स, ये किस में आएंगे, हमारे नॉन रीन्यूएबल में, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन कर लेना है अपने नोटबुक्स में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन 1 ऑफ यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। ओके, थैंक यू बेटा।